आयुर्वेदा थेरेपी। यह कोर्स NIOS शिक्षा मंत्रालय एवं भारत सरकार के द्वारा प्रायोजित कोर्स है जो कि संपूर्ण भारत में मान्य है। कुछ लास्ट की इसकी कुछ वीडियोस जो हमने देखी थी जिसमें कि हमने काफ़ी सारे टॉपिक्स को चर्चा किया है। अभी भी हम आगे जो आपके टॉपिक्स दिए हुए हैं सिलेबस के उन्हीं के अकॉर्डिंग हम आगे के टॉपिक पर आज डिस्कशन करेंगे। और आज का लास्ट जो हमारी वीडियो रही है वह हमने पंचकर्म के ऊपर जो बनाई थी वह वीडियो आपके लिए काफ़ी बेनिफिशियल है, तो उसे थोड़ा अच्छे से देखिएगा और प्रैक्टिकली भी थोड़ा सीखने की कोशिश करिएगा। आगे हम आज के टॉपिक में जो डिस्कस करेंगे ये भी एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक है हमारे लिए, जिसमें कि हम भेषज कल्पनाएं जो कि आयुर्वेद की महत्वपूर्ण विषय है चर्चा करने के लिए, जिसके ऊपर कि आयुर्वेद में विभिन्न कल्पनाओं के द्वारा भेषज जिसे कि हम बोलते हैं औषधि, तो औषधि की जो विभिन्न कल्पनाएं बनाई जाती है यानी कि औषधि को हम किस फॉर्म में यूज करें, चूर्ण फॉर्म में, वटी में, स्फरस में, कल्प, क्वाथ, इस प्रकार से जो अलग अलग कल्पनाएं होती है आज उनके बारे में हम थोड़ा सा डिस्कशन करेंगे कि किस प्रकार से आयुर्वेद में कल्पनाएं बताई गई है। तो सबसे पहले तो हम ये देखते हैं कि जो आयुर्वेद का कॉन्सेप्ट होता है वह इस प्रकार से कार्य करता है कि प्रकृति में जो उपलब्ध जितनी भी वस्तुएं हैं हर वस्तु को हम कहते हैं कि इसमें औषधीय गुण पाए जाते हैं। तो इसी प्रकार से जो आचार्य चरक हुए हैं, आचार्य चरक ने प्रत्येक वनस्पति में अलग अलग भेषज के गुणों को यानी कि जो औषधि के गुण हैं उनको अलग अलग प्रकार से बताया है। तो इसी के ऊपर आज हम चर्चा करेंगे। तो जो हमारे जानतव्य द्रव्य होते हैं, और जानतव्य द्रव्य से मीनिंग होता है हमारा जो जंतुओं से प्राप्त किए जाने वाले कुछ जानतव्य द्रव्य हमारे पास उपलब्ध होते हैं जिन्हें कि हम औषधि के रूप में यूज करते हैं। कुछ हमारे वानस्पतिक द्रव्य होते हैं और कुछ होते हैं पार्थिव द्रव्य जो कि जमीन के अंदर पाए जाते हैं। तो कुछ एग्जाम्पल्स मैं आपको बताती हूँ, जैसे कि जानतव्य द्रव्य हमारे कौन कौन से होते हैं, जैसे कि मधु हो गया, पित्त है, वसा, दुग्ध, मूत्र, वीर्य, अंडा, सींग, ये सारी चीजें क्या है जानतव्य द्रव्य कहलाती है। वसा है जिसको कि हम औषधि के रूप में प्रयोग करते हैं, परंतु ये क्या है एक प्रकार से जानतव्य द्रव्य है यानी कि जंतुओं के द्वारा हमें प्राप्त होता है। इसके अतिरिक्त हम देखते हैं कि वानस्पतिक द्रव्य, तो वानस्पतिक द्रव्य वो होते हैं जैसे कि जो हमें पेड़ पौधों के द्वारा प्राप्त होते हैं। तो हमारे पास काफी सारे उपलब्ध होते हैं, जैसे कि अगर हम स्ट्रक्चर वाइज देखें तो वृक्ष है, क्षुप है, लता है, तो इस प्रकार से हम उनका प्रयोग करते हैं। इसके अलावा जैसे नॉर्मली हम लेते हैं तो मूल, किसी का हम मूल यूज करते हैं, किसी वृक्ष का हम पंचांग लेते हैं यानी कि उसकी मूल है, त्वक है, पत्तियां हैं, सारी चीजें हम उसमें प्रयोग करते हैं तो हम उसे पंचांग कहते हैं। इसके बाद अंकुरित धान्य है, गोंद है, छाल है, तो ये फल है, ये सारी चीजें किसमें आती है हमारी वानस्पतिक द्रव्य के अंतर्गत आती है। इसके बाद हम देखते हैं कि जो पार्थिव द्रव्य होते हैं यानी कि जिनको जमीन के अंदर से निकाला जाता है या पृथ्वी के अंदर से खोद करके हम निकालते हैं, या हमें इस प्रकार की जैसे धातुएं हम प्राप्त करते हैं, सोना, चांदी, लोहा, जो भी हमारी धातुएं होती है जिनको हम औषधि के रूप में प्रयोग में लेते हैं। या हम देखते हैं कि पारद जो हमारा पारा होता है वह, और इसके अलावा जो भी हमारे जितने भी रत्न होते हैं तो वो सारे के सारे हमारे पूरे किस में आते हैं पार्थिव द्रव्य के अंतर्गत आते हैं। अब हम देखते हैं कि जो हम आज चैप्टर या हम टॉपिक को डिस्कस कर रहे हैं, इस चैप्टर में मेनली हमें जो पढ़ना है वो चीजें हमारी कि औषध को हम किन किन फॉर्म में यूज कर सकते हैं, या औषध का जो हमें जैसे कि हम जानतव्य द्रव्य ले रहे हैं या हम पार्थिव द्रव्य ले रहे हैं तो उनकी जो हम प्रिपरेशन बनाते हैं वो प्रिपरेशन हम किस प्रकार से कंप्लीट करते हैं, किस प्रकार से हम उसे बनाते हैं। तो ये जो होती है ये हमारी एक अलग से भेषज रत्नावली के अंतर्गत जो शास्त्र है भेषज रत्नावली, उसमें आपको कंप्लीटली एक पढ़ने के लिए मिल सकता है कि यदि आप इसको डिटेल में जानना चाहते हैं तो कंप्लीट हम उसमें पढ़ सकते हैं। अभी सिर्फ आपको बेसिक जो दिया हुआ है अकॉर्डिंग टू सिलेबस और नॉर्मल जो बेसिक पॉइंट्स है कि हमें समझने के लिए इजी हो, तो कि आयुर्वेद में हम औषधि को किस किस फॉर्म में दे सकते हैं। तो इसके लिए मेन जो है वो पंचविध कषाय कल्पनाएं कही गई है। तो सबसे इम्पोर्टेंट है पंचविध कषाय कल्पनाएं, जिसके अंतर्गत रखा गया है स्वरस, कल्क, क्वाथ, हिम और फांट। ये जो है मेन कल्पनाएं कही गई है यानी कि जो मुख्य मुख्य कही गई है वो
पंचविध कषाय कल्पना कही गई है। तो इसमें हम देखते हैं सबसे पहले स्वरस को। स्वरस क्या होता है कि किसी भी औषधि को हम क्या करते हैं कि डायरेक्ट उसका जो रस होता है उसको निचोड़ करके निकाल लेते हैं। तो ये क्या होता है, आर्द्र औषधि यानी कि जो गीली औषधियां होती है या गीली जो भी हमारे वानस्पतिक द्रव्य होते हैं उनको क्या करते हैं, हम उनको कूट करके पीस करके और कपड़े में छान करके निचोड़ लेते हैं। तो वह हमारा क्या कहलाता है, जिसे कि हम बोल सकते हैं एक प्रकार से जूस, जिसे कि हम डायरेक्टली निकाल रहे हैं, तो वह हमारा क्या कहलाएगा, स्वरस कहलाता है। अब स्वरस हम यदि आर्द्र औषधियों का निकाल रहे हैं तो हम इजीली निकाल सकते हैं, परंतु यदि हमें शुष्क औषधियों का स्वरस निकालना है तो हमें क्या करना होता है, उसको भिगो करके रखना होता है। भिगो करके जब हम उसे रखते हैं तो भिगो करके रखने के बाद में हम क्या करते हैं, फिर उसे कूटते हैं, पीसते हैं और उसके बाद उसका हम स्वरस निकालते हैं। यानी कि इसमें कोई भी एक्स्ट्रा कोई मिक्सचर हम नहीं मिलाते हैं, डायरेक्ट सिर्फ क्या होता है, नहीं हम इसमें जल मिश्रित करते हैं, सिर्फ जो हमें औषधियां का जो हमें स्वरस निकालना है वही औषधि हम लेते हैं और उसको डायरेक्ट कूटते पीसते हैं और निचोड़ करके हम उसका स्वरस निकाल लेते हैं। तो यह कल्पना जो है हमारी क्या कहलाती है, स्वरस कल्पना कहलाती है। स्वरस कल्पना में कुछ ऐसे भी वृक्ष या पौधे पाए जाते हैं जिनका कि हम ऐसे निचोड़ करके या गला करके हम उनका स्वरस नहीं निकाल सकते हैं। जैसे कि अपवाद के तौर पर होता है वासा पत्र, जो हम कफज रोगों में हम प्रयोग करते हैं, जैसे कि खांसी है, इसमें हम जो वासा पत्र का जो प्रयोग करते हैं हम, तो वासा में क्या होता है कि उसका जो स्वरस निकालना होता है तो उसके लिए एक अलग से विधि बताई गई है जिसे हम बोलते हैं पुटपाक विधि। तो पुटपाक विधि के द्वारा हम क्या करते हैं, वासा पत्र का स्वरस निकालते हैं, जिसमें कि क्या होता है कि हम पत्र जो लेते हैं उसको एक मिट्टी के द्वारा उसको लेप कर देते हैं और आटे का उसके ऊपर लेप करके और फिर कपड़े के द्वारा उसका लेप करके फिर लास्ट में उसके ऊपर मिट्टी लपेट करके हम क्या करते हैं, उसको पकाते हैं और अग्नि में डाल देने के बाद जब वो अच्छे से पक जाता है फिर उसके बाद हम वासा पत्र को निकालते हैं और उसको निचोड़ करके कूट करके निचोड़ लेते हैं हम, तो उससे वासा पत्र स्वरस हम निकालते हैं। तो इस प्रकार से कुछ ऐसी औषधियां होती है जिनका कि हम डायरेक्ट स्वरस नहीं निकाल सकते हैं, तो फिर हम पुटपाक विधि के द्वारा निकालते हैं। हम देखते हैं कि नॉर्मली जो हमारा स्वरस होता है इसकी मात्रा कितनी होती है। तो जो गीली औषधियां या ताजी औषधियां, जैसे मैंने बताया आपको कि आर्द्र औषधियों का यदि हम स्वरस निकाल रहे हैं तो हमें 20 ग्राम की मात्रा में लेना होता है, और जब हम सूखी औषधियों को हमें 20 ग्राम की मात्रा में लेना होता है, और यदि हम सूखी औषधियों का स्वरस निकाल रहे हैं तो उसमें जो है हमारी थोड़ी सी औषधि की मात्रा बढ़ जाती है, तो उसमें हमें 40 ग्राम जो है वो औषधि की मात्रा हमें लेनी होती है। इसके बाद यदि हम उदाहरण के तौर पे देखें तो रक्तपित्त या श्वसन संस्थान की जो व्याधियां होती है उनमें, जैसा कि अभी मैंने बताया आपको कि वासा पत्र स्वरस हम प्रयोग करते हैं, जो कि हम पुटपाक विधि के द्वारा निकालते हैं। इसके बाद जैसा है मलेरिया ज्वर में, जो मलेरिया का ज्वर होता है उसमें हम क्या करते हैं, तुलसी पत्र या द्रोण पुष्पी का स्वरस हम प्रयोग करते हैं। मानसिक विकार जो होते हैं यानी कि मेंटल डिसऑर्डर जो भी होते हैं उनमें हम ब्राह्मी जो होती है, ब्राह्मी का स्वरस यूज करते हैं। इसके अलावा जो मधुमेह होता है या स्त्रियों में यूरिया की अधिकता हो जाती है, जो एल्ब्यूमिन सिक्रीशन होता है या यूरिन से रिलेटेड कंप्लेंट्स आती है, तो हम उसमें क्या करते हैं, आंवले की स्वरस हम उसमें देते हैं। तो इस प्रकार से क्या होता है कि हम स्वरस के ये कुछ एग्जाम्पल्स है, तो ऐसे हम औषधियों का जो स्वरस है वह निकाल करके और मरीज को डायरेक्ट हम देते हैं, तो ये हमारी क्या कहलाती है, स्वरस कल्पना कहलाती है। इसके बाद नेक्स्ट हम देखते हैं कल्क। अब कल्क क्या होता है, तो इसका एक नॉर्मल सा मीनिंग यदि हम समझे अपनी नॉर्मल लैंग्वेज में तो हम बोलते हैं पेस्ट। कल्क का मीनिंग होता है पेस्ट या चटनी के फॉर्म में जो हम दवाई को या औषध को प्रयोग करते हैं, तो वह हमारा क्या कहलाता है, कल्क कहलाता है। तो कल्क में क्या होता है कि जो ड्राई या सूखे जो द्रव्य होते हैं उनमें प्रक्षेप द्रव्य मिला करके, जैसे कि जल है या दुग्ध हो गया या फिर शहद हो गया, हनी, जिसमें कि हम मिला करके क्या करते हैं, सूखे हुए द्रव्यों का मर्दन करते हैं और उनको एक चटनी के फॉर्म में बना लेते हैं या एक पेस्ट जैसा जो हम बना लेते हैं, तो वो प्रिपरेशन हमारी क्या कहलाती है, कल्क प्रिपरेशन कहलाती है, जिसे हम बोलते हैं कल्क। तो जो कल्क होता है इसकी जो मात्रा होती है वो कितनी होती है, 10 से 12 ग्राम इसकी मात्रा बताई गई है। और जैसे कि हम यूज किस किस में करते हैं, एक दो एग्जांपल हम देख लेते हैं। गृध्रसी कटिशूल में जो है क्या करते हैं, महानिम्ब का जो है कल्क प्रयोग करते हैं।
तंत्रिका पेशीगत विकारों में हम रसोन कल्क का प्रयोग करते हैं, रसोन। और इसके बाद में हम देखते हैं कि आघात एवं रक्त स्त्राव की स्थिति में हम क्या करते हैं, लाक्षा का जो कल्क होता है, यानी कि लाक्षा जो हमारी औषधि है उसका जो कल्क है वो हम प्रयोग करते हैं। इसके बाद हम देखते हैं कि नेक्स्ट जो हमारी प्रिपरेशन आती है वो आती है क्वाथ। क्वाथ से मीनिंग हम नॉर्मल लैंग्वेज में यदि समझे तो डिकॉक्शन होता है, जिसमें हम बोलते हैं कि काढ़ा। जो काढ़ा हम बनाते हैं तो वह काढ़ा हमारा क्या कहलाता है, क्वाथ प्रिपरेशन कहलाता है। इसमें हम क्या करते हैं कि एक भाग तो हम सूखा द्रव्य लेते हैं, यानी कि जो भी जड़ी बूटियां या औषधियां हैं जिनका हमें काढ़ा बनाना होता है या क्वाथ प्रिपरेशन कंप्लीट करनी होती है, तो हम क्या करते हैं कि 1 ग्राम की मात्रा में, तो एक भाग मतलब एक भाग हम मान सकते हैं कि 1 भाग की मात्रा में तो हम क्या करते हैं कि औषध द्रव को लेते हैं और उससे 16 गुना, यानी कि उसका जो 16 गुना होता है, जैसे कि 1 ग्राम हम औषध मात्रा ले रहे हैं तो उसका 16 गुना यानी कि 16 ग्राम में क्या होता है, जल का प्रयोग करना होता है। और उसमें जल मिला करके हम अच्छे से उकालते हैं जब तक कि वो 1/4 बच जाता है। तो 1/4 बचने के बाद जो प्रिपरेशन हमारी तैयार होती है उसको क्या करते हैं, हम छान लेते हैं और उसे हम प्रयोग करते हैं, तो ये हमारा क्वाथ प्रिपरेशन कहलाता है। जैसे कि हम वातिक ज्वर में गुड़ूची आदि क्वाथ, जो हमारी गुड़ूची होती है जो कि काफी इंपॉर्टेंट होती है, गुड़ूची जिसे हम गिलोय भी कहते हैं नॉर्मल लैंग्वेज में, जो इसका बॉटनिकल नाम टिनोस्पोरा कॉर्डिफोलिया है, जो कि क्या होती है, त्रिदोष शामक कही गई है और जो हमारी इम्यूनिटी को बूस्ट अप करती है। तो इसको हम क्या करते हैं, वातिक ज्वर में प्रयोग किया जाता है। इसके अतिरिक्त भी गुड़ूची के काफी सारे प्रयोग हैं, परंतु वातिक ज्वर जब होता है तो हम उसमें क्या करते हैं कि गुड़ूची आदि क्वाथ बनाते हैं। वही हम 1 ग्राम की प्रिपरेशन, 1 ग्राम जो हम औषध द्रव को लेते हैं, इसके बाद जो 16 गुना उसका हम जल प्रयोग करते हैं और 1/4 बचने पर हम पेशेंट को देते हैं। इसी प्रकार से पेक्टिक ज्वर में परपट आदि क्वाथ का प्रयोग हम करते हैं। कफज ज्वर में हम क्या करते हैं, पटोल आदि क्वाथ का प्रयोग करते हैं। तो और शोथ की अवस्था में हम पुनर्नवा, जिसको हम पुनर्नवा नॉर्मली जो हम मूत्रल औषधि के तौर पे या यूटीआई में हम प्रयोग करते हैं पुनर्नवादि क्वाथ। तो इस प्रकार से हम क्या करते हैं, शोथ की अवस्था में यानी कि जो सूजन की अवस्था होती है उसमें हम पुनर्नवादि क्वाथ को यूज करते हैं। और इसी प्रकार से हमने देखा है कि जैसे मार्केट में भी काफी सारे प्रोडक्ट अवेलेबल होते हैं क्वाथ के नाम से। आप देखेंगे कि महामंजिष्ट आदि क्वाथ आता है, दशमूल आदि क्वाथ आता है। तो इन सबकी जो प्रिपरेशन होती है वो इसी प्रकार से होती है और ये हमारी क्या कहलाती है, क्वाथ कल्पना कहलाती है। इसके बाद हम देखते हैं कि हिम कल्पना। तो हिम कल्पना में हमारा क्या आता है, कोल्ड डिफ्यूजन आता है। इसमें हम क्या करते हैं कि 6 भाग एक द्रव्य को, औषध द्रव्य जो होती है उसको हम 1 भाग लेते हैं और 6 भाग जो रहता है उसमें हम क्या करते हैं, पानी का प्रयोग करते हैं। और रात्रि पर्यंत यानी कि पूरी रात्रि जो रहती है वो हम उसे खुले में गला करके छोड़ देते हैं औषधि को। और उसके बाद में हम क्या करते हैं, उसको मसल लेते हैं यानी कि उसको अच्छे से रब करते हैं और रब करने के बाद में उसको छान लेते हैं और फिर मरीज को पिलाते हैं। तो ये हमारी क्या कहलाती है, हिम कल्पना कहलाती है। हिम कल्पना का जो मात्रा होती है वो हमारी 80 ml से लेकर 80 ml होती है और 12 घंटे के अंतराल पे इसको बताया गया, यानी कि आपको मॉर्निंग में देना है तो फिर इसके बाद हम उसको नाइट में देते हैं। तो 12 घंटे के अंतराल पे इस प्रिपरेशन को प्रयोग किया जाता है। और जो इसका बनने का समय होता है वो भी रात्रि पर्यंत इसको छोड़ना होता है, पूरी रात हमें इसको तैयार करना होता है, क्योंकि गला करके हम औषधि को खुले में छोड़ देते हैं। और इसके बाद जो नेक्स्ट हमारी कल्पना आती है वो आती है फांट कल्पना। तो फांट में क्या होता है, हॉट डिफ्यूजन होता है। और फांट का जो सबसे अच्छा एग्जाम्पल हम देखें तो जो हम चाय बनाते हैं वो हमारे फांट कल्पना का ही एग्जाम्पल है, जिसमें कि हम क्या करते हैं, औषध द्रव्य को पानी में उकालते हैं और उकाल करके छान करके और सीधा उसे पी लेते हैं, यानी कि उसे हम प्रिजर्व नहीं कर रहे हैं, कुछ भी हम उसे रखते नहीं है, ना ही उसमें कोई प्रक्षेप द्रव्य का प्रयोग करते हैं। सिर्फ हमें क्या करना होता है कि हमने उसका जो जल है, जल में 8 भाग जो रहता है हमारा, यानी कि औषध चूर्ण का 8 भाग हम लेते हैं और इसी के सिमिलर हम क्या कर रहे हैं, जल ले लेते हैं और जल लेने के बाद में हम क्या कर रहे हैं कि उसे अच्छे से उकालते हैं, उकाल करके हम डायरेक्ट उसको छान लेते हैं और छान करके मरीज को प्रयोग कराते हैं। तो ये हमारा क्या कहलाता है, फांट कल्पना कहलाती है। और इसका जो रेशो होता है, यानी कि जो इसकी मात्रा है वह हमारी 80 मिलीलीटर होती है, यानी कि 80 ml तक हमें इसे देना होता है।
उदाहरण के लिए हम देखें तो जैसे कि जीर्ण और मदात्य में क्या करते हैं, जीर्ण मदात्य यानी कि जो क्रॉनिक एल्कोहलिक डिसऑर्डर होता है उसमें हम क्या करते हैं, खजूर आदि को आदि का प्रयोग करते हैं। और आम बात और संधिवात में हम क्या करते हैं, पंचकोल चूर्ण का फांट हम प्रयोग करते हैं। जो पंचकोल होता है उसका जो फांट है उसका हम प्रयोग करते हैं। प्रसूति ज्वर में हम शुंठी फांट का प्रयोग करते हैं, यानी कि जो प्रसूति का जो ज्वर होता है, जो आफ्टर डिलीवरी होने के बाद में जो सूतिका होती है या जो लेडी होती है उसका यदि ज्वर आता है तो उसमें हम क्या करते हैं, शुंठी का फांट बनाते हैं। यानी कि शुंठी जिसे कि हम बोलते हैं सूखा हुआ जो हमारा अदरक होता है, तो उसमें हम क्या करते हैं कि उसको हम पानी लेकर के 8 भाग पानी लेकर के और 1 ग्राम औषधि को लेकर के हम उसमें अच्छे से उकालते हैं। उकालने के बाद में हम उसको छान करके और मरीज को पिलाते हैं। तो ये हमारी क्या कहलाती है, फांट कल्पना कहलाती है। इस प्रकार से हम देखते हैं कि आयुर्वेद में कुछ और कल्पनाएं भी कही गई। ये हमारी क्या थी, मेन जो पंचविध कषाय कल्पना कही गई है वह हमारी अभी हमने देखी कि स्वरस, कल्प, क्वाथ, हिम और फांट, ये 5 मेन भेषज कल्पनाएं कही गई है। इसके अतिरिक्त भी कई कल्पनाएं हम प्रिपेयर करते हैं, जैसे कि वटी है, चूर्ण है, और इनके फॉर्म में भी हम क्या करते हैं, मेडिसिन को देते हैं। तो इनको भी हम थोड़ा थोड़ा सा समझ लेते हैं कि इनको किस प्रकार से तैयार किया जाता है। तो जैसे कि चूर्ण हम देखते हैं, तो चूर्ण नॉर्मल सी बात है, हमें समझ में आता है कि जो फाइन पाउडर हम तैयार करते हैं दवाई का, औषधि का, तो वो हमारा क्या कहलाता है, चूर्ण कहलाता है। ये अधिकतर हम किनका करते हैं, शुष्क औषधियों का, जो सूखी हुई औषधियां होती है अधिकतर उन्हीं का हम क्या करते हैं, चूर्ण प्रिपेयर करते हैं। जैसे कि अपच, आद्र, उदरशूल में हिंगवाष्टक चूर्ण, आम बात में अजमोदादी चूर्ण, काफी सारे चूर्ण हम खुद जानते हैं। लवण भास्कर चूर्ण हो गया हमारा, यवानी शाडो चूर्ण हो गया, कपी कच्छु चूर्ण हो गया। तो इस प्रकार से हम जिस भी चूर्ण वाली हमारी शतावरी चूर्ण हो गया, अश्वगंधा चूर्ण हो गया, तो इस प्रकार से जो एक फाइन पाउडर जो औषधि का तैयार करते हैं हम, वो हमारा क्या कहलाता है, चूर्ण कहलाता है। और इसकी जो मात्रा है वो 3 से 6 ग्राम होती है। तो 3 से 6 ग्राम इसकी मात्रा कही गई है। इसके बाद हम नेक्स्ट देखते हैं क्षीर पाक। अब क्षीर पाक जो है मोस्टली कुछ औषधियों में यूज किया जाता है, जैसे कि हमारा अर्जुन क्षीर पाक होता है। तो इस प्रकार की औषधियों में हम हृदय रोग में हम अर्जुन क्षीर पाक को प्रयोग करते हैं। अब इसे प्रिपेयर कैसे करना होता है, तो जो औषधि का जो द्रव्य होता है उसमें हम क्या करते हैं कि 1 ग्राम यदि हम औषधि ले रहे हैं तो 8 भाग हम उसमें क्या करेंगे, दुग्ध लेते हैं। और उसी का 8 भाग के बाद में जो 32 भाग होता है उसका, यानी कि उसका जो 32 गुना है वो हम क्या करेंगे, जल लेते हैं। और जल लेने के बाद में इसको क्या करते हैं, हम अच्छे से पकाते हैं। अच्छे से उसको पकाने के बाद में जो 1/4 भाग हमारे पास बच जाता है उसको हम क्या करते हैं, छान करके प्रयोग करते हैं। तो ये हमारा क्या कहलाता है, क्षीर पाक प्रिपरेशन कहलाती है। क्षीर पाक जैसे कि नॉर्मली हम वर्ड के ऊपर ध्यान दें तो क्षीर का मतलब होता है दुग्ध। तो दुग्ध में जो पकाई हुई औषधि है वो हमारी क्षीर पाक औषधि कहलाएगी। इसके बाद हम देखते हैं कि अवलेह। अवलेह क्या होता है, तो अवलेह का एग्जाम्पल समझने के लिए हम बहुत अच्छा एक एग्जाम्पल देख सकते हैं कि जो हमारा च्यवनप्राश जो प्रिपरेशन होती है वह अवलेह के फॉर्म में ही होती है। इसके अतिरिक्त भी बहुत सारे अवलेह आते हैं, जैसे कि हमारा वासा अवलेह हो गया, या और भी वासा अवलेह हो गया, चित्रखरित की अवलेह हो गया, पोंछ पाक हो गया है, कुष्मांड पाक हो गया है। तो ये सारे क्या है, एक अवलेह की प्रिपरेशन होती है। जैसा कि हमारा च्यवनप्राश दिखाई देता है उसे भी हम क्या कहते हैं, अवलेह कहते हैं। तो इसमें क्या होता है कि जब हम क्वाथ को छानते हैं और छानने के बाद में हम उसको और अधिक पकाते हैं, इतना पकाते हैं कि वो क्या होता है, एक चटनी के फॉर्म में आ जाता है, यानी कि लेप की तरह उबलते उबलते कैसा हो जाता है, गाढ़ा होने लगता है। गाढ़ा होने पर एक लेप के जैसा हो जाता है, तो वो हमारा क्या कहलाता है, अवलेह कहलाता है। तो ये भी हमारी एक प्रिपरेशन है और इसकी जो मात्रा है वो हमारी 10 से 20 ग्राम तक होती है, जिसमें कि प्रतिदिन 24 आवर का इसमें ड्यूरेशन होता है। तो 10 से 12 ग्राम जो है वो हम 24 घंटे में इस मात्रा को देते हैं। इसके बाद हम देखते हैं कि वटी। तो वटी नॉर्मल सी लैंग्वेज में हम बोलते हैं कि जो पिल्स हमारी आती है वटी, जिसे हम टेबलेट बोलते हैं, तो वो हमारी वटी कहलाती है। वटी एक आयुर्वेद में भी एक प्रिपरेशन है जिसमें कि हम क्या करते हैं, औषध द्रव्यों की या तो भस्म होती है, चूर्ण होता है, तो उसमें हम क्या करते हैं, प्रक्षेप द्रव्य को मिला करके उसमें मर्दन करते हैं, अच्छे से उसको घोटते हैं और उसके बाद में क्या करते हैं, टेबलेट फॉर्म में उसको हम बना देते हैं। तो ये हमारी क्या कहलाती है, वटी कहलाती है। और इसकी जो मात्रा होती है वो हमारी होती है 250 से 500 मिलीग्राम तक।
और इसे हम देते हैं 12 घंटे के अंतराल में। काफी सारे वटी जो कि हम नॉर्मली हमें देखने को मिलती है, जैसे हमारी संजीवनी वटी हो गई, रजत प्रवर्तनी वटी हो गई, शंख वटी हो गई और कामेश्वर वटी हो गई। तो इस प्रकार से हमारे पास काफी सारी वटी जो हमें नॉर्मली देखने को मिलती है। तो ये हमारी क्या है, वटी प्रिपरेशन है। इसके बाद हम देखते हैं कि पुटपाक विधि, जैसा कि अभी हमने देखा वासा पत्र स्वरस को हम निकालने के लिए पुटपाक विधि का प्रयोग करते हैं। तो वह पुटपाक विधि हम आपके उसमें भी दी हुई है। और पुटपाक विधि में हम क्या करते हैं कि हल्का सा पत्ती के ऊपर क्या करते हैं कि उसे बांध देते हैं, उसके बाद उस पर मिट्टी का लेप करते हैं, जैसा कि मैंने आपको बताया। फिर उसके बाद में उसको सुखा करके, चाहे तो हम आटे का लेप करें, नहीं तो फिर मिट्टी के लेप को ही हम जो एक गोले के रूप में बना लेते हैं और उसको क्या करते हैं हम अग्नि में या ओपलों के अंदर जो अग्नि हम देते हैं तो उस अग्नि में हम उसको डाल देते हैं। और डालने के बाद में जब वो अच्छे से पक जाता है तो उसमें से औषध द्रव्य को निकाल करके और हम उसको निचोड़ करके और उसका स्वरस निकाल लेते हैं। तो ये हमारी क्या कहलाती है, पुटपाक विधि कहलाती है। इसके बाद हम देखते हैं कि आसव। तो आसव में क्या होता है कि आसव और अरिष्ट दो प्रिपरेशन होती है आयुर्वेद की। आसव अरिष्ट में डिफरेंस ये होता है कि जैसे हम बहुत सारे आसव हम देखते हैं कि जो भी हमारा दशमूल आसव हो गया या हम और भी आसव देखते हैं, जिसमें कि आसव और अरिष्ट दोनों में डिफरेंस ये होता है कि जो आसव होते हैं वो निरग्नि होते हैं, यानी कि जिनमें किण्वन की प्रक्रिया होती है। किण्वन जिसे कि हम बोलते हैं फर्मेंटेशन। तो औषधि द्रव्यों को 1 माह तक सड़ा करके, यानी कि सड़ाना मीन्स कि उसमें फर्मेंटेशन करना होता है। तो फर्मेंटेड जो हमारे पास औषधि प्राप्त होती है वो हमारी आसव कहलाती है। और ये हम क्या करते हैं, ठंडे जल में प्रिपेयर करते हैं, जिसमें कि जो टेम्परेचर हम दे रहे हैं औषधि का वो हमारा होता है 30 से 35 सेल्सियस, यानी कि 30 से 35 डिग्री सेंटीग्रेड का हमें टेम्परेचर जरूरी होता है। जिसमें हम क्या करते हैं कि एक घड़ा या कोई ऐसा स्ट्रक्चर लेते हैं जिसके अंदर हम क्या करेंगे कि जल जो रहता है हमारा नॉर्मल जल लेंगे और उसमें औषधि को डाल करके और हम उससे फर्मेंटेशन के लिए छोड़ देते हैं। तो 1 मंथ के समय अंतराल में, यानी कि 30 दिन तक वो जब फर्मेंटेड होता रहता है, फर्मेंटेड होने के बाद हम उसे छान करके निकाल लेते हैं। तो ये हमारा क्या कहलाता है, आसव कहलाता है। और अरिष्ट में डिफरेंस ये होता है कि जब हम अरिष्ट में जल का प्रयोग करते हैं तो वह हम उबले हुए जल में औषधि को डालते हैं, यानी कि गर्म जल जो होता है उसके अंदर हम औषधि का प्रयोग करते हैं और उसके बाद उसको फर्मेंटेशन के लिए छोड़ते हैं। तो वह हमारा क्या कहलाता है, अरिष्ट कहलाता है। जैसे कि हमारा अश्वगंधा अरिष्ट है, दशमूला अरिष्ट है, अमृता अरिष्ट है। इस प्रकार से हमारा जितना भी अरिष्ट हम प्रयोग कर रहे हैं। और आसव जैसे कि हमारा कनकासव है या जो भी आसव हम प्रयोग करते हैं तो यह इस प्रिपरेशन के अकॉर्डिंग तैयार होता है। इसके बाद हम देखते हैं कि स्नेह कल्पना। तो स्नेह कल्पना में हम देखते हैं कि घृत और तेल हमारे पास 2 प्रिपरेशन आती है। तो घृत को हम तैयार कैसे करते हैं, तो घृत हल्की जो कढ़ाई होती है या लोहे की कढ़ाई लेकर के हम क्या करते हैं, धीमी धीमी आंच पर उसको पकने देते हैं और जब तक कि फेन मुक्त ना हो जाए। ये हमारा सिद्धांत होता है कि जो घृत होता है वो फेन मुक्त होता है, यानी कि उसमें जब झाग आने बंद हो जाते हैं तो वो हमारी प्रिपरेशन जो है वो तैयार हो जाती है। इसी प्रकार से हम तेल प्रिपरेशन करते हैं। तेल पाक जब हम करते हैं तो उसमें हम तिल के तेल का प्रयोग करते हैं या अन्य कोई रोगाधिकार के अनुसार यदि कोई विशेष तेल निर्दिष्ट किया गया है तो फिर हम उसका प्रयोग करते हैं। यदि तेल निर्दिष्ट नहीं किया गया है तो फिर हम उसमें तिल तेल का प्रयोग करते हैं। तो और उसके अंदर औषधि को डाल देते हैं। डालने के बाद में हम उसमें जल मिलाते हैं, 8 गुना हम उसमें जल मिलाते हैं और जल मिलाने के बाद उसे भी हम पकने के लिए छोड़ देते हैं। और फेन उद्गम, यानी कि जब उसमें क्या होता है कि जब जल उड़ने पर क्या होगा कि वाष्प बनती है और झाग जब आने लगते हैं तो वह हमारा क्या कहलाता है कि तेल की प्रिपरेशन कंप्लीट हो गई, ये हमारा कहलाता है। जैसे कि हम प्रयोग करते हैं फॉर एग्जांपल वात रक्त में हम पिंड तेल का प्रयोग करते हैं, संधि शूल में हम पंचगुण तेल का प्रयोग करते हैं। और जैसा कि हमने अभी जो लास्ट वीडियो में हमने नस्य कर्म पढ़ा था उसमें भी हम जो षड्बिंदु तेल का प्रयोग करते हैं या अणु तेल का प्रयोग करते हैं। तो सारी प्रिपरेशन जो है हमारी तेल पाक इस प्रकार से बनाया जाता है। और तेल पाक में जो इम्पोर्टेंट होता है वो हमारा होता है कि मृदु पाक होता है, मध्यम पाक होता है और खर पाक होता है। यानी कि हम देखते हैं कि तेल की सांद्रता के अनुसार या कठिनता के अनुसार हम देखते हैं कि हमें तेल को कितना गाढ़ा रखना है या कुछ जलीय अंश इसके अंदर होता है तो वो हमारा मृदु पाक होता है। तो मृदु पाक का जो तेल होता है वो हम नॉर्मली नस्य कर्म में ही प्रयोग करते हैं क्योंकि उसमें ज्यादा तीक्ष्ण हमें आवश्यकता नहीं होती है।
मध्यम पाक वाला जो होता है वो हम किस में प्रयोग करते हैं, वस्ती कर्मों में प्रयोग करते हैं। और खर पाक जो हमारा होता है यानी कठिनता वाला होता है, तो उसे हम क्या करते हैं कि बाह्य लेप के लिए यानी कि लोकल एप्लीकेशन के लिए जो हम प्रयोग करते हैं, तो वो हमारा क्या कहलाता है, खर पाक से बनाया हुआ तेल पाक होता है। नेक्स्ट हम कुछ इसमें कुछ इंपॉर्टेंट चीजें देख लेते हैं कि जो कुछ टर्मिनोलॉजी हमने संसर्जन कर्म में पढ़ी थी, तो वो किस प्रकार से होती है, जैसे कि हमने पढ़ा भी था पेया, विलेपी, कृतयूष, अकृतयूष, ये क्या होता है, तो उसको हम समझ लेते हैं कि जो पेया होता है उसमें क्या होता है, एक भाग हमारा टूटे हुए चावल होते हैं और 14 भाग जो होता है वो उसमें जल होता है, और उसको हल्का सा उबाल करके हम थोड़ा चावल को पका लेते हैं, तो वही हमारा क्या होता है, 14 गुना, यानी कि पानी की मात्रा बहुत अधिक होती है पेया में, और सिर्फ 1 ग्राम की मात्रा में टूटा हुआ चावल होता है, तो ये हमारा क्या कहलाता है, पेया कहलाता है। विलेपी में क्या होता है कि विलेपी में ठोस भाग पेया से थोड़ा सा ज्यादा होता है, यानी कि 1 भाग हम चावल लेते हैं और 4 भाग उसमें जल मिला लेते हैं और उसको अच्छे से पका लेते हैं, तो वो हमारा क्या कहलाता है, विलेपी कहलाता है। युष में क्या होता है कि एक अर्ध ठोस योग होता है जिसमें कि दाल को उबाल करके हम प्राप्त करते हैं। इसके बाद अकृत युष में क्या होता है, तो अकृत युष में हम पिपली चूर्ण 6 ग्राम, शुंठी चूर्ण 6 ग्राम। कृतयुष में, अकृतयुष में तो हम सादा जो हम सूप टाइप से बनाते हैं, तो वो हमारा बिना छौंक लगा हुआ, बिना कोई प्रक्षेप द्रव्य को प्रयोग किया हुआ अकृतयुष होता है। और कृतयुष में हम क्या करते हैं, पिपली, शुंठी चूर्ण और जल और घी तेल थोड़ा सा हम उसमें छौंक लगा देते हैं, तो वो हमारा क्या कहलाता है, कृतयुष कहलाता है। इसके बाद हम देखते हैं कि जो हम पंचकर्म कर रहे हैं, तो पंचकर्म में हम पंचकर्म हमने पहले पढ़ा है, तो पंचकर्म में हम देखते हैं कि कौन कौन सी प्रिपरेशन या औषधियों का प्रयोग करते हैं, तो वो भी हम थोड़ा सा समझ लेते हैं कि दीपन पाचन में हम यदि हम पंचकर्म करा रहे हैं रोगी को, पंचकर्म कराने के पहले हमने देखा था कि हम क्या करते हैं, दीपन पाचन कराते हैं, यानी कि हम पूर्व कर्म जो कर रहे हैं, पूर्व कर्म के भी पहले हम क्या करते हैं, दीपन पाचन कराते हैं। तो दीपन पाचन में हमें कौन सी औषधि का प्रयोग करना होता है, तो चित्रकादिवटी है, त्रिकटु चूर्ण है, पंचकोल चूर्ण है, इनका हम प्रयोग करते हैं। इसके बाद हमने देखा था कि हम स्नेहन और स्वेदन कराते हैं, तो स्नेहन जब हम करा रहे हैं तो स्नेहन में हमें कौन कौन सी औषधियां प्रयोग करनी है, तो उसके लिए कुछ निर्दिष्ट किया गया है, जैसे कि विशेष रोग के लिए विशेष औषधि को स्नेहपान हमें कराना होता है। तो हम देख लेते हैं कि कौन सा होता है, जैसे कि तमक श्वास के लिए निर्दिष्ट किया गया है कि हमें वासा घृत का स्नेहपान कराना होता है। त्वक रोगों में हमें पंचतिक्त घृत का कराना होता है। अपस्मार रोग में हमें कल्याण घृत का प्रयोग करना होता है या पंचगव्य घृत का प्रयोग करना होता है। उन्माद में हम किसका प्रयोग करते हैं, ब्राह्मी घृत का प्रयोग करते हैं। ये हम स्नेहपान देख रहे हैं कि स्नेहपान जो है, जो हमने स्नेहन की प्रक्रिया देखी थी, तो स्नेहन हमने देखा था कि हम 2 प्रकार से करते हैं। जो हमारा पंचकर्म का जो पूर्व कर्म हम कर रहे हैं, स्नेहन स्वेदन, तो एक तो हम बाह्य अभ्यंग के द्वारा स्नेहन कराते हैं, दूसरा हम करते हैं कि स्नेहपान कराते हैं, यानी कि रोगी को जो है वह हम स्नेह का पान करवाते हैं। तो उसमें विशेष रोगाधिकार के अनुसार विशेष बताया गया है कि आपको इस रोग में ये वाला जो है स्नेहपान कराना है। तो उन्माद में हम क्या करते हैं, ब्राह्मी घृत का प्रयोग करते हैं। यकृत विकार में हम दाड़िम घृत का प्रयोग करते हैं। गृहिणी रोग में हम पंचमूलादि घृत का प्रयोग करते हैं। और स्त्री रोग में हम क्या करते हैं, शवादि घृत जो होता है उसका हम प्रयोग करते हैं। स्नेहन कर्म में यदि हम अभ्यंग करा रहे हैं, तो अभ्यंग के लिए भी कुछ विशेष रोग के अनुसार निर्दिष्ट जो किया गया है हमें अभ्यंग के लिए तेल, तो वो भी हम देख लेते हैं कि वात विकार में नारायण तेल, महानारायण तेल, पंचगुण तेल इत्यादि बताया गया है। पित्त विकार में क्षीरबल आदि तेल, चंदन आदि तेल इत्यादि, और कफज विकार में सहचर आदि तेल को बताया गया है। इसी प्रकार से हम देखते हैं कि जो पंचकर्म में अब हम देखते हैं कि पंचकर्म में हमें कौन कौन से द्रव्य को प्रिपेयर करना है, किस प्रकार से हमें औषधि का प्रयोग करना होता है। तो सबसे पहले हम देखते हैं कि जो वमन कर्म होता है, तो वमन में हमें क्या करना है, मदन फल जो हमने जो पिछली हमारी वमन के ऊपर जो वीडियो थी उसमें हमने देखा था कि जो वमन के लिए श्रेष्ठ द्रव्य कहा गया है वो किसको कहा गया है, मदन फल को कहा गया है। तो मदन फल जो है
उसको हमें 5 से 12 ग्राम लेना है। वचा चूर्ण को हमें 3 से 5 ग्राम लेना है। मधु यष्टि चूर्ण जिसे हम बोलते हैं मुलेठी, तो मधु यष्टि के चूर्ण को हमें 5 से 10 ग्राम लेना है। इसके बाद में सेंधव लवण 2 से 10 ग्राम लेना है और शहद जो है 20 मिलीलीटर यानी कि 20 ml जो है हमें शहद लेना है और 5 लीटर तक, लगभग 5 लीटर जो है वो हमें क्या होता है, दूध लेना होता है। अब इन जो भी वामक द्रव्य होता है उन्हें हमको क्या करना है कि जो भी हम प्रिपरेशन तैयार कर रहे हैं उसे हमें शहद के साथ में मिला करके और दूध में मिक्स करके और मरीज को देना होता है। इसके बाद में हमें निश्चित समय अंतराल पे, जैसा कि हमने वमन कर्म में समझा था, दूध उसे हमें बार बार पिलाना होता है और फिर उसके बाद में जो हम उसके जो वेग की प्रतीक्षा करते हैं वो हमें उसके वेग देखने होते हैं। तो ये वमन का जो है हमारा क्या कहलाता है, वमन का जो हम एक प्रिपरेशन जो प्रिपेयर करते हैं वमन कर्म को देने के लिए, तो वो हमारी ये प्रिपरेशन है। इसके बाद जो अन्य वामक द्रव्य भी होते हैं जैसे कि देवदाली है, धमारगव है या जिमूतक है, इक्ष्वाकु है, तो ये भी हमारे जो है वामक द्रव्य कहे गए हैं। इसके बाद हम देखते हैं कि विरेचन कर्म में हमें क्या करना है। तो विरेचन कर्म जो है वो कोष्ठ के अनुसार हमने देखा था कि जो त्रिव्रत चूर्ण है वो हमें क्या करना है, मृदु कोष्ठ वाले को 10 से 15 ग्राम देना है त्रिव्रत चूर्ण, और साथ में हमें एरंड तेल मिलाना है, तो ये मध्यम कोष्ठ वाले के लिए है। और एरंड तेल और इच्छा वेदी रस को मिलाना है 125 मिलीग्राम, 20 मिलीलीटर जो है वो, तो हमें 20 ml यानी कि 20 ml तो हमें क्या लेना है, एरंड तेल लेना है। और 125 मिलीग्राम जो है हमें क्या करना है, इच्छा वेदी रस को लेना है। तो ये प्रिपरेशन हमें तैयार करके देनी होती है। तो ये किसके लिए, क्रूर कोष्ठी के लिए। इसके बाद हम देखते हैं कि निरूवस्ती। तो निरूवस्ती में जो हमने देखा था कि आस्थापन वस्ती जो होती है, तो आस्थापन वस्ती में भी हम क्या करते हैं कि रोगी को वातिक पुरुष यदि है, वातिक प्रधान दोष वाला जो पुरुष है, तो उसमें हम क्या करते हैं 200 मिलीलीटर तक तेल की मात्रा लेते हैं। पित्तिक पुरुष में हम 130 मिलीलीटर लेते हैं और कफज पुरुष में क्या करते हैं हम 100 मिलीलीटर की मात्रा लेते हैं। और यदि हम क्वाथ के द्वारा कर रहे हैं तो वातिक रोग में जो वातिक विकार होते हैं उसमें हमें दशमूल क्वाथ का प्रयोग करना होता है। पेशी विकार में हमें बलामूल क्वाथ का प्रयोग करना होता है। आम जन वातिक विकार में हमें महारासनादि क्वाथ का प्रयोग करना होता है। तो इस प्रकार जो हम वस्ती देते हैं तो वह वस्ती हमें क्या करनी है कि दोषों के अनुसार हमें या फिर विशेष रोगाधिकार के अनुसार जो हमें क्वाथ बताया गया है, तेल बताया गया है, तो उसी अनुसार हमें देनी होती है। इसके बाद हम देखते हैं कि अनुवासन वस्ती। अनुवासन वस्ती को भी हम कुछ रोगों के अनुसार बताया गया है कि जैसे स्वस्थ व्यक्ति में और वातिक विकारों में तो हम क्या करेंगे, तिल तेल की वस्ती देंगे। इसके बाद संधि एवं पेशी शूल में क्या करेंगे, हम महानारायण तेल की वस्ती देंगे। और आघात जन्य अवस्थाओं में हम क्या करेंगे, लाक्षादि तेल की वस्ती देते हैं। इसके बाद हम देखते हैं कि शिरोविरेचन में, तो शिरोविरेचन में हम क्या करते हैं, जो हमारा नस्य कर्म है तो उसमें हम कौन कौन सी औषधियां प्रयोग करते हैं। तो औषधि तेल में तो हम षडबिंदु, अणु तेल, ज्योतिषपति तेल, इन तेलों का प्रयोग करेंगे। और ताजा स्वरस में हम उसका प्रयोग करते हैं दूर्वा स्वरस या देवदाली स्वरस। जैसा कि हमने देखा था कि अलग अलग प्रकार के जो नस्य कर्म होते हैं, जैसे कि हमने देखा था नावन नस्य, औपिडंग नस्य, धूम नस्य। तो इस प्रकार से क्या है कि नस्यों में जब हमें तेल का प्रयोग करना है तो औषधि तेल हम प्रयोग करेंगे। यदि हम स्वरस का प्रयोग कर रहे हैं तो दूर्वा स्वरस हो गया, देवदाली स्वरस हो गया, इनका प्रयोग किया जाता है। औषधि चूर्ण का यदि धुमापन नस्य में जो हम चूर्ण का प्रयोग करते हैं तो उसमें क्या करेंगे, हम अपामार्ग चूर्ण है, अपराजिता का चूर्ण है या तमाल पत्र का जो चूर्ण होता है वो हम प्रयोग करते हैं। इस प्रकार से हम क्या करते हैं कि नस्य में अलग अलग रोगाधिकार के अनुसार तेलों का प्रयोग करते हैं। और ये जो हमने कुछ देखे हैं हमारे प्रमुख तेल थे। इसके बाद हम देखते हैं कि जो पश्चात कर्म हमने देखा है, तो पश्चात कर्म में जो है वो हमारा 7 दिन का, वो हमने देखा था कि पश्चात कर्म में हम 3 दिन तक, तो जो हमारा जो हीन शुद्धि होती है उसमें हम 3 दिन तक कराते हैं, जो मध्यम शुद्धि होती है उसमें हम 5 दिन तक कराते हैं और उत्तम शुद्धि में जो है हम 7 दिन तक का जो है संसर्जन कर्म कराते हैं। इसके बाद हम देखते हैं कि जो पंचकर्म होता है उसका जो इम्पोर्टेंस होती है वो क्या होती है। तो इम्पोर्टेंस जो है वो पंचकर्म की, जब से हमने पंचकर्म पढ़ना स्टार्ट किया है तभी से हम उसकी इम्पोर्टेंस बताते आ रहे हैं कि वह जो है पंचकर्म जो प्रोसीजर हम कंप्लीट करते हैं, यह प्रोसीजर जो है हमारा शोधन क्रिया पे कार्य करता है। यानी कि जब हमें शरीर का संशोधन करना है तो हमें पंचकर्म आवश्यक होता है। पंचकर्म
पंचकर्म ऋतुओं के अनुसार भी आवश्यक होता है, ऋतुचर्या के अनुसार भी। यदि हमने देखा था कि कौन से किसी दोष का शमन जो है किसी विशेष ऋतु में होता है, या किसी का जो है प्रकोप किसी विशेष ऋतु में हो रहा है, तो उसमें क्या होता है कि हम ऋतु के अनुसार भी पंचकर्म को करते हैं। तो पंचकर्म जो है वो हमारे लिए इम्पोर्टेंट होता है। इसके बाद हम देखते हैं कि पंचकर्म का जो कंप्लीट प्रोसीजर जो बताया गया है, जैसे कि पूर्व कर्म है, फिर प्रधान कर्म है, उसके बाद जो हम पश्चात कर्म कर रहे हैं, तो सबका एक विशेष महत्व है। किस प्रकार से है कि हमने देखा था कि जो हम पूर्व कर्म करते हैं स्नेहन स्वेदन, उसमें क्या होता है कि स्नेहन के द्वारा दोषों का विघटन हो जाता है, यानी कि दोष जो है वो टूट जाते हैं, यानी कि छोटे पार्टिकल्स में डिवाइड हो जाते हैं। इसके बाद हमने देखा कि जो स्वेदन होता है उसके द्वारा क्या होता है कि दोष जो है वो चलायमान हो जाते हैं, यानी कि अपने स्थान से निकल करके कहाँ आ जाते हैं, कोष्ठ में आ जाते हैं। और कोष्ठ में आने के बाद हम क्या करते हैं, प्रधान कर्म की जो प्रोसीजर हम करते हैं, वमन, विरेचन, आस्थापन मस्ती, अनुवासन मस्ती, अकॉर्डिंग टू दोषास, जैसे कि दोष कौन सा प्रधान हो रहा है तो हमें उसमें कौन सा कर्म कराना है, या किसी रोगी को हम कंप्लीट, जैसे कि त्रिदोषात्मक जो व्याधियां होती है कि किसी मरीज को तीनों ही दोषों से संबंधित व्याधियां हैं, तो हम उसमें क्या करते हैं, संपूर्ण पंचकर्म कराते हैं। पूरा पंचकर्म प्रोसीजर हम कराते हैं। तो वन बाय वन हम जब उसको कराते हैं तो ऊर्ध्वभाग से जैसे कि मल निकल जाता है, या दोषों की जो शुद्धि होती है तो हमारा वमन कहलाता है। अधोभाग से जब निकल रहा है तो विरेचन हो गया। इसके बाद जब हमारी इंटेस्टाइन कंप्लीटली क्लीन हो रही है तो वो हमारी बस्ती हो गई। और जब हमारा ऊर्ध्व शत्रुगत रोग जितने भी है, जैसे कि हमारा हेड हो गया, नेक हो गया, आई हो गया, टंग हो गया, थ्रॉट हो गया, तो इन सब के जो भी डिसीजेस है हमारी, तो वो हम नस्य कर्म के द्वारा शोधित करते हैं, यानी कि नस्य कर्म के द्वारा दोषों को बाहर निकालते हैं। तो इस प्रकार क्या होता है कि जो दोष जो कोष्ठ में इकट्ठा हुए हैं तो वो क्या है, प्रधान कर्म के द्वारा शरीर से बाहर निकाल दिए जाते हैं। तो इसीलिए क्या होता है कि पंचकर्म जो है एक आयुर्वेद का स्तंभ हम कह सकते हैं कि आयुर्वेद की जो नींव है वो हमारा पंचकर्म है। क्योंकि किसी भी प्रोसीजर को आप करने जा रहे हो, कोई भी मेडिसिन आप जब पेशेंट को देते हो तो सबसे पहले उसके दोषों का शोधन होना आवश्यक है। यदि आप दोष को वहीं पर शमन कर दोगे, आप दोषों को वहीं पर सप्रेस कर दोगे, तो वो क्या होता है कि किसी न किसी समय में उभर करके उसके सामने वो फिर लक्षण को प्रकट करते हैं। तो इसीलिए हमें क्या करना होता है कि यदि हम मूल पर जाएंगे, यानी कि जो जड़ होती है, जो रूट है, जो डिसीज की जो रूट हो रही है, हम उसी कॉज को क्या करते हैं, बाहर निकाल देते हैं शरीर से। तो इसीलिए हमारे लिए क्या होता है कि पंचकर्म जो है महत्वपूर्ण प्रोसीजर कहा गया है। और जब हम संसर्जन कर्म कराते हैं तो संसर्जन कर्म में क्या होता है कि जब हम दोषों को बाहर निकाल रहे हैं तो उसके साथ में क्या होती है कि जठर अग्नि जो है वो भी, यानी कि जो डाइजेस्टिव पावर है वो भी वीक हो जाती है। तो इसी कारण से क्या होता है कि जब हम संसर्जन कर्म को डे बाय डे हम फूड का जो डाइटरी चार्ट हम दे रहे हैं कि पेया, विलेपी, कृत्युष, अकृत्युष में किस प्रकार से सीक्वेंस से चलाना होता है, तो वो हमारे लिए इम्पोर्टेंट होता है। क्योंकि उससे क्या होता है कि जो डाइजेस्टिव पावर होती है वो काफी ज्यादा स्ट्रॉन्ग हो जाती है। तो ये हमारे कुछ इम्पोर्टेंट पॉइंट्स थे जो हमने डिस्कस किए, जो कि आयुर्वेद के लिए बहुत ज्यादा इम्पोर्टेंट है, जिसमें कि हमने बेसिक फैक्ट्स जो थे काफी कुछ क्लियर करने की कोशिश की है। और इसके बाद आगे के जो कुछ टॉपिक्स बचे हुए हैं या जो भी डिस्कशन हमारा बचा हुआ है तो वो हम नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे। धन्यवाद।